कोई सवाल है? फटाफट पूछते जाइए, कोई संकोच मत करिए पूछने में। जो बता चुके हैं वो भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। यस, बोले। सर 15 वाले क्वेश्चन के 4 एंट्री बता दीजिए। 15 में चावल एंट्री है, बहियों में रुपए 10,000 की उधार पर खरीदी गई मशीनरी का कोई भी लेखा नहीं किया गया। तो देखिए, अगर कोई लेखा छूट जाता है तो लेखा करना होता है। तो अगर आपने कोई मशीनरी उधार खरीदी हो 10,000 की और उसका लेखा करना हो तो क्या एंट्री? किसी को आता है? 10,000 की मशीनरी उधार खरीदी, इसकी एंट्री, मशीनरी जनरल अकाउंट एंट्री। डेबिट टू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है, या टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट कर देना। ठीक है, सन्ड्री माने विभिन्न, पता नहीं कौन सा डेटर है इसमें, हमें नाम तो दिया नहीं है, तो टू सन्ड्री डेटर्स शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब इससे दो फर्क हुए हैं, एक तो मशीनरी बढ़ गई और दूसरा मशीनरी के साथ साथ क्रेडिटर बढ़े हैं। सॉरी, ये डेटर नहीं होगा, क्रेडिटर। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, तो दो फर्क पड़ेंगे, एक तो इसको कहा, एक तो जनरल एंट्री हो गई, दूसरा इनमें से ये जो दो आइटम है, एक तो मशीनरी और दूसरा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये दोनों ना तो ट्रेडिंग के आइटम है और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ये दोनों ऐसे आइटम है, मशीनरी रियल अकाउंट है और जो सन्ड्री क्रेडिटर है वो पर्सनल अकाउंट है। तो रियल और पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस जो होते हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं, और ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो एक तो इसमें सन्ड्री क्रेडिटर है, वो किधर जाना चाहिए बताइए? बैलेंस शीट में किस साइड में जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, बिल्कुल सही बताया, लाइबिलिटी में जाएगा। और मशीन असेट है, असेट साइड में जाएगा। ठीक है, तो तीन काम करना है, एक तो काम करना है आपको, इसमें तो खैर केवल जनरल एंट्री ही करनी है, तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, लिखा है लाभ हानि खाते में भी दिखाइए, तो इसमें लाभ हानि खाते में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अगर बैलेंस शीट में पूछे तो आप बैलेंस शीट बना करके एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 लिख के लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 और असेट साइड में लिखेंगे मशीनरी 10,000। ठीक है, या इसमें अगर आप देखें ऊपर 5,000 रुपए के प्लांट और मशीनरी पर 10% ये लिखा हुआ है, तो ये जो 5,000 का, इसका एक फर्क और पड़ जाएगा बच्चों। अगर आप इस क्वेश्चन को एक मान ले, अगर इनको मतलब पार्ट वाइज बिल्कुल सेपरेट ना माने, अगर मान लें कि एक ही फर्म के अंतर्गत सब कुछ हो रहा है, तो एक हिडन बात हो जाएगी इसमें। अगर आप अलग अलग माने तो जितना मैंने बताया उतना ही होगा। जनरल एंट्री कीजिए और बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में, और असेट्स जो है वो असेट साइड में दिखा दीजिए। ठीक है, ये बात क्लियर है? और अगर आप मान लें कि एक ही फर्म का है, अगर आप इसे एक ही फर्म का मान लें, तो ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, ऊपर का वाले में एक सूचना दी गई है कि प्लांट और मशीनरी, ठीक है, प्लांट और मशीनरी जो है वह 5,000 के थे, जिनपे 10% डिप्रिसिएशन लगानी थी। तो अगर कोई मशीनरी 10,000 की खरीदी गई थी और आप उसका लेखा नहीं कर पाए, तो लेखा तो कर ही लेंगे जो जनरल एंट्री आपने की है। लेकिन फिर अगर प्लांट और मशीनरी में 5,000 की जब वो थी आपकी बुक में, तो आप उसमें 10% डिप्रिसिएशन लगा रहे थे, तो इस 10,000 वाले पर भी तो 10% डिप्रिसिएशन लगेगी। अगर वही फर्म है इस रूप में जाने, तो चूंकि इसमें इन्होंने लाभान खाता ही दिखाने के लिए कहा है, बैलेंस शीट दिखाने के लिए कहा ही नहीं, तो हमारे पास एक विकल्प ये है कि हम ये मान ले कि ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, बस खाली इसमें डेट नहीं दे करके इन्होंने काखा गाखा ऐसे करके लिख दिया है। तो आप इसमें एक नोट डाल दीजिएगा बाद में कि चूंकि ये एक ही फर्म के अलग अलग ट्रांजेक्शन है, तो ये माना गया है कि 10,000 की जिस उधार खरीदी गई मशीनरी का लेखा नहीं हो पाया था, उस पर भी डिप्रिसिएशन लगेगा, तो उसकी एंट्री की जाएगी।
अब जब आप ऊपर क्वेश्चन नंबर का में आप डिप्रिसिएशन लगा रहे थे 5,000 की प्लांट और मशीनरी पे, तो आपने 500 रुपए डिप्रिसिएशन लगाई होगी। तो चा वाले में आप एक तो ये उधार खरीदने का लेखा करोगे जो आपने अभी कर लिया था। क्या लेखा किया था इसका, उधार खरीदने वाली का, मशीन उधार खरीदने का? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। हाँ, तो अब इसी में डिप्रिसिएशन का भी एक लेखा करेंगे और डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। 10,000 का 10% निकालेंगे क्योंकि ऊपर क्वेश्चन का में 10% लिखा हुआ है। तो अब ये बेसिकली ट्रांसफर ही करना पड़ेगा क्योंकि डिप्रिसिएशन तो एक नॉमिनल अकाउंट हो गया है ना। तो जब इसे ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है, ये डेबिट हुआ था पहले जब क्रिएट हुआ, Profit. तो अब इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। हाँ बोलिए। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अकाउंट। वेरी गुड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब डेबिट हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके डेबिट साइड में ये डिप्रिसिएशन दिखा दिया जाएगा, डिप्रिसिएशन एंड मशीनरी। और जब आप इन सभी को दिखाएंगे तो आप क्या करेंगे, एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए 31 दिसंबर 2019 को, और सारे आइटम जो जहां जैसे आने वाले हैं। तो जब आप डिप्रिसिएशन एंड प्लांट एंड मशीनरी दिखा रहे होंगे तो उसमें आप जो है डिप्रिसिएशन एंड प्लांट एंड मशीनरी लिखिए, और उसमें ब्रैकेट में एक तो 5,000 का 10% यानी 500, और फिर ये 10,000 का 10% यानी 1,000। तो ये 500 प्लस 1,000 करके 1,500 दिखा दें। कैसे दिखाएंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बताइए, इसका बना करके आपको सोल्यूशन भेज देंगे। क्योंकि अभी अगर ऐसे बताएंगे ओरल तो फिर दिमाग के ऊपर से गुजर जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप इनकी पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे बिल्कुल, तो हम करके आपको दिखा देंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यू कैन ट्राई इट, तो ट्राई कीजिए और सोल्यूशन भेजिए, उसमें कुछ गलती होगी तो बता दें। कितने बच्चे ट्राई करने की स्थिति में हैं? यस सर। सर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करिएगा और जो भी आपको लगे कि आप किया है उसे आप मुझे भेजिएगा। रफली कर सकते हैं, दिखा लीजिए फिर सही कर लीजिएगा फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में काखा गाघा चा तक और कोई पॉइंट है जो पूछना है? नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 1 जनवरी 2017 को संदिग्ध ऋण संचित में 1800 का क्रेडिट शेष था। ये क्या है? ये है प्रावधान खाते का बाही बैलेंस ब्रेक डाउन किया Balance. जाने वाला ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, साल भर में अशोध ऋण हुए 1400 के, तो ये प्रोविजन खाते में, प्रोविजन फॉर बैड डेट खाते में डेबिट साइड में टू बैड डेट्स करके लिखा जाने वाला साल भर का बैड डेट है 1400। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इसके बाद में 31 दिसंबर 2017 को विविध देनदारों का जोड़ 48,000 था, यानी कुल मिला के 48,000 के देनदार थे जिनपे 5% की दर से संदिग्ध ऋण संचित बनानी। 48,000 का 5% कितना आएगा? 2400। ये 2400 कहाँ दिखाया जाना चाहिए प्रोविजन खाते में, कोई बता सकता है? डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी करते वेरी गुड। तो जब आप इतनी सारी आइटम्स दिखा चुके हैं, डेबिट साइड में आपको एक तो ये 1400 दिखेगा टू बैड डेट, दूसरा ये दिखेगा 2400, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो जो रकम आएगी वो डेबिट साइड का टोटल होगा, यही क्रेडिट में लिख लेंगे। और 1800 घटाने के बाद जो बचेगा वो होगा बाई P&L अकाउंट, यानी 2017 का वह रकम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई जानी है, या यूं कहें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर की जानी है। बताएं 2017 का ये P&L अकाउंट कितना आना चाहिए, तो बता सकता है? पेपर अगर हो किसी के पास जल्दी से करके। हैं। आप लोग चाहे तो रफली इतनी देर में बना भी सकते हैं अकाउंट। फटाफट बीच की एक लाइन खींचिए, अमाउंट का कॉलम फटाफट बना डालिए। इधर लिख लीजिए टू बैड डेट कितना 1400, फिर लिख लीजिए टू बैलेंस सीडी कितना 2400, उधर लिख लीजिए बाई बैलेंस ब्रेक डाउन कितना 1800। डेबिट साइड का टोटल कितना आ जाएगा? 1400 प्लस 2400 कितना होता है? 3800 3800। और 3800 उधर जब लिखेंगे उसमें से 1800 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2000 2017 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा, और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने बाई P&L अकाउंट के सामने अमाउंट के कॉलम में 2000 लिख दिया जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर होती है जो कि डेबिट के टोटल में से
पहले से जो बैलेंस होता है जिसे हम ओल्ड प्रोविजन कह सकते हैं। इसमें बच्चों संचित शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया है, तो आप लोग प्रोविजन की जगह सब जगह रिजर्व लिखिएगा। ठीक है, खाता जो बनेगा वो रिजर्व बनेगा, मतलब रिजर्व फॉर बैड डेट अकाउंट। ठीक है, पहले रिजर्व तो शब्द का ही संचित इस्तेमाल और होता था, अब प्रावधान शब्द का इस्तेमाल होने लगा है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में अभी भी रिजर्व दिख जाएगा, तो आप उसे रिजर्व भी लिख लीजिएगा। वैसे प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में अब रिजर्व नहीं बनता, प्रोविजन ही बनता है इसका। लेकिन क्वेश्चन में अगर रिजर्व लिखा हो तो अगर आप प्रोविजन लिखाएंगे तो टीचर अगर चाहे तो नंबर काट सकता है, इसीलिए एहतियातन आप रिजर्व शब्द का इस्तेमाल करें। ठीक है, हाँ कोई कुछ पूछ रहा था? Yes, sir. कोई सर बच्चा कुछ पूछ संचित रहा? और प्रावधान में सर फिर से पूछिए। सर संचित और प्रावधान एक ही है कि थोड़ा डिफरेंस है इनमें? संचित और प्रावधान बेसिकली थोड़ा डिफरेंट होते हैं। क्या डिफरेंस है ये मैंने शायद आपको बताया है, लेकिन चलिए एक बार फिर से बताता हूँ। संचित जो होती है वह किसी नोन अमाउंट या नोन या एग्जैक्ट अमाउंट के लिए बनाई जाती है। संचित जो है वह जैसे आपको पता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद आपको 10 लाख रुपए चाहिए, तो आप उसके लिए जो बनाएंगे वो रिजर्व बनाएंगे। आप उसके लिए आप अभी से रिजर्व करना शुरू कर देंगे, बचा के प्रॉफिट से हर साल एक निश्चित अमाउंट, इतनी निश्चित अमाउंट आप बचा के रखना शुरू कर देंगे कि 10 साल बाद वह उतनी हो जाए जितना आपको चाहिए। तो अगर आपकी कोई ऐसी लायबिलिटी है जो कि अनुमानित नहीं है, एग्जैक्टली आपको पता है, तो उसके लिए आप संचित बनाते हैं। उदाहरण में इसमें आते हैं, जैसे आपने ऋण पत्र इशू किए और आप उन ऋण पत्रों का 10 साल बाद रिडम्पशन करना चाहते हैं, यानी कि पैसा उनका वापस करना चाहते हैं, लौटाना चाहते हैं, यानी कि वो रिडम्पशन आप करना चाहते हैं डिबेंचर्स का, यानी कि पैसा ऋण जो आपने लिया था जनता से रिडम्पशन डिबेंचर के रूप में, ऋण पत्र के रूप में आप उस ऋण को चुकता करना चाहते हैं। तो 10 लाख का ऋण आपने आज लिया था, उस पे एक निश्चित दर से आप ब्याज चुकाते रहेंगे 10 साल तक, लेकिन 10 साल के बाद आपको देना भी तो पड़ेगा, ऋण वापस भी तो करना पड़ेगा ब्याज के अलावा। तो वो 10 लाख कहाँ से आएंगे आपके पास? उसके लिए आप अभी से इसी साल से 1-1 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक रिजर्व खाते में ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। ये एग्जैक्ट अमाउंट 1 लाख की होगी और 10 साल में ये 10 लाख हो जाएगी, लगभग मोटा मोटा जान लीजिए। इसमें ब्याज भी आता है, लेकिन अभी उसके चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। हम ये मान लें कि हम 1-1 लाख रुपए हर साल लाभ हानि खाते से इस रिजर्व खाते में ट्रांसफर करेंगे। इसका नाम हम बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, यानी कि ऋण पत्र शोधन संचित खाता। ठीक है, तो ये संचित है। लेकिन अगर कोई ऐसी लायबिलिटी है या ऐसी कोई लॉस है जिसका हमें ठीक ठीक अंदाजा नहीं कि ये कितना होगा, जैसे देनदार है, देनदार 10,000 के हैं, तो हमें ये नहीं पता कि इस 10,000 में से 1,000 देनदार नहीं देंगे या 900 नहीं देंगे या 800 नहीं देंगे या 789 नहीं देंगे। we don't know the exact amount of the loss. Okay, so since the amount of exact liability or loss is not determined today, so ultimately हम करते ये है कि हम यहाँ पर प्रावधान बनाएंगे। ठीक है, जब हमें किसी भी लायबिलिटी का ठीक ठीक अमाउंट ना पता हो तो हम बनाते हैं प्रावधान। ठीक है, और अगर हमें ठीक ठीक अमाउंट पता है हर साल कितनी ट्रांसफर करनी है तो हम बनाते हैं संचित। ठीक है, ये बात समझ में आई? बोले? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये फिलहाल इतनी सी बात है। और एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है, एक होती है प्रावधान, एक है संचित और एक होता है कोष। जैसे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो हम बनाते हैं, अगर हम वही पैसा अगर हम कहीं किसी दूसरी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो वही कोष कहलाएगा, उसे बोलेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। तो इसे हम 12th में जानेंगे, अभी फिलहाल इतना ही। जितना समझ में आया उतना काफी है। इसमें 2018 का ऐसे ही बनाएंगे, 2019 का भी आपको इसी तरह से कुछ काम करना है। ठीक है, 18 और 19 का जरा पढ़िए और मैं अभी 1 मिनट में आपसे बात करता हूँ।
तो बच्चों फिलहाल अभी आज की क्लास इतनी ही रहनी रहेगी, क्योंकि अभी जरा एक मीटिंग है, जाना पड़ेगा। फिलहाल अभी इतना ही। अगर किसी को कुछ और पूछना है तो कल की क्लास में पूछे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करिएगा, हो जाएगा। अगर हो जाए तो उसका सोल्यूशन कीजिएगा। 16 जो है वह 3 साल का सवाल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको बताया था, उसी पैटर्न पर लगना है। खाता पूरा बनाते चलिए। ये हो सकता है कि बैलेंस जो है वह कभी डेबिट साइड का ज्यादा आने की जगह क्रेडिट साइड का ज्यादा आ जाए, तो जिस साइड का ज्यादा होगा बैलेंस उसे ही अपोजिट साइड में लिखते हैं। इस तरह से करिएगा, जो नियम बताया है इसको ध्यान में रखेंगे तो सवाल लग जाए, ठीक है। ओके ओके सर।